वेलकम टू ह्यूमन टेल्स एंथ्रोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 9.1 का अगला टॉपिक विच विल बी बायोकेमिकल मेथड्स। शुरू करने के पहले हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन इन हेल्थ एंड डिजीजेस। सबसे रीसेंट क्वेश्चन है। ओके, डिस्क्राइब जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप। सी एबीओ इज दी, जैसे ब्लड ग्रुप होता है बेसिक, है ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, एंड आर एच इज द रीसेस फैक्टर। ओके, आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। 15 मार्कर क्वेश्चन अगेन 2024 लास्ट ईयर। सी ब्लड ग्रुप के ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछ दिए 2024 में। ओके, then what do you understand by blood group system? How is HLA system different from those based on red cell antigen? See, HLA मतलब कि it's based upon leukocytes. ल्यूकोसाइट का बेसिक मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। ओके, then again RS blood group system, what are genetic markers? This is important topic. And what is their usefulness? Why are blood group considered as good genetic markers? Okay, then discuss the role of ABO blood group system in resolving cases of disputed paternity. Genetics of HLA and organ transplantation. ABO and RH blood group. Okay, evaluate genetic heterogeneity of ABC, RH and GM antigens. These are the questions. ये कुछ questions है जो पूछे गए हैं यूपीएससी में। हम शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक बायोकेमिकल मार्कर से। सबसे पहले समझते हैं कि बायोकेमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं। सी, ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ओके, जो सेल के बेसिक फंक्शन में बहुत काम आते हैं। एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑफ द सेल, प्लस सेल के फंक्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, राइट। ऑर्गेनिक्स में क्या आएंगे? प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इनऑर्गेनिक में आएगा आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक। सी, बेसिकली ऑर्गेनिक मतलब कि जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये 4 एलिमेंट्स मिलके आपके ऑर्गेनिक्स बनाते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब कि इनके अलावा जो बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, पोटाशियम, राइट, इन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। इन कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक को, हम कहते हैं बायोकेमिकल कंपाउंड्स इन अ ह्यूमन बॉडी। ओके, अब इनका काम होता है फॉर जेनेटिक स्टडी। कैसे काम आता है? दे आर यूज्ड एज बायोमार्कर्स। अब बायोमार्कर क्या होता है ये समझते हैं। ये एक तरह की मेजरमेंट होती है किसकी? किसी बायोलॉजिकल स्टेट या कंडीशन की। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन मेजर करते हैं कि नहीं, है ना। बेसिकली अगर हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल में कितना होना चाहिए? 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट। दिस इज द हेल्दी HB काउंट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। ओके, किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल में जो हीमोग्लोबिन का काउंट है वो ये होना चाहिए। इसे हम क्या मेजर कर सकते हैं? तो ये हो गया हमारा क्या? बायोमार्कर। ओके, एज सिंपल एज दैट। देन it can be a substance, structure or process that can be measured in the body and used to assess normal biological process, disease states or body's response to treatment. इस तरह के कई इंडिकेटर्स हैं जिन्हें आप नाप सकते हो। ओके, अब वो कोई सब्सटेंस हो सकता है या कोई सब्सटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, है ना, आप उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर कोई प्रोसेस है जिसे आप नाप सकते हो, तो उसे आप बायोमार्कर की तरह यूज़ कर सकते हो। ओके, बायोमार्कर का काम होता है कि किसी डिजीज़ के स्टेट को डिटेक्ट करना। एग्जाम्पल कैंसर हो गया, राइट। कैंसर में भी ब्लड टेस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आपके ब्लड में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस कैंसर के कारण, ओके, या आप उसे स्टडी कर सकते हो। उसे हम बायोमार्कर कहते हैं, राइट। देन बायोमार्कर्स यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज आर ABO, RH ब्लड ग्रुप्स, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ब्लड एंजाइम्स, G6PD हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, हेप्टोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, एल्बुमिन एक्सेट्रा इन दी ब्लड प्लाज्मा। ये सारे के सारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसे हम यूज़ करेंगे एज बायोमार्कर्स, राइट। ये जो टेबल आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल है। ओके, बायोलॉजिकल मार्कर को 2 तरह के उसमें क्लासिफाई कर दिया है, क्लासिकल मार्कर्स और DNA मार्कर्स। क्लासिकल में क्या आएगा? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि फिजिकली जो आप देख सकते हो, जैसे कि हाइट, कलर, शेप, स्किन स्ट्रक्चर, है ना।
देन साइटोलॉजिकल मार्कर्स, सी हमने साइटोजेनेटिक्स लास्ट लेक्चर में कवर किया था, उसमें हमने क्या किया था, कैरियोटाइप एनालिसिस, तो ये सेम है क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग, ओके। सो ये आपके क्लासिकल मार्कर्स हो गए। देन बायोलॉजिकल में यहाँ पे डीएनए मार्कर्स आ गए। डीएनए में अगर आप देखोगे तो फंक्शनल मार्कर्स, इसमें क्या होगा, ऐसे जीन जो कि कोड करते हैं, ओके, और ऐसे जीन जो कि कोड नहीं करते, नॉन कोडिंग जीन। कोडिंग जीन्स आर नॉन एज इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग जीन्स आर नॉन एज एक्सॉन्स, ओके। ये हमने इनिशियल लेक्चर में कवर कर लिया है, सो प्लीज़ गो रेफर दैट। देन इसका डीएनए मार्कर का दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, रिपीटेटिव डीएनए मार्कर्स। सी ये सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए कि बायोमार्कर होता क्या है, सो टेक इट लाइटली, ओके। अब हमने टैंडम रिपीट पढ़ा था, क्या, VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। उसके बाद हमने सैटेलाइट डीएनए पढ़ा था। बेसिकली डीएनए जो कंप्लीट सीक्वेंस होता है, इसमें कुछ जीन्स, सपोज ये एक सीक्वेंस है, ये बार बार अगर रिपीट हो रहा है, ओके, ये कोड नहीं कर रहा है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन ये सारे सीक्वेंस को जोड़े रख रहा है और डीएनए के पूरे सीक्वेंस में कई बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसे हम कहेंगे क्या, VNTR, टैंडम रिपीट, राइट। इसी तरह से हमारा मिनी सैटेलाइट बनता है और माइक्रो सैटेलाइट भी बनता है, राइट। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे किसके, बायोलॉजिकल मार्कर्स के, राइट। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं विद बायोमार्कर्स इन RBCs। सबसे पहला हमारा रेड सेल एंटीजेंस ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म। इसे समझने के पहले हम समझते हैं कि हमारे ब्लड टाइप्स क्या क्या होते हैं। ग्रुप ए ब्लड टाइप, ग्रुप बी, ग्रुप AB, ग्रुप O, ओके। सो सी दीज आर द रेड ब्लड सेल्स, ओके, जो RBCs प्रेजेंट होते हैं, जो कि कुछ इस तरह के डिस्क शेप के होते हैं, एक बोल शेप के होते हैं, कटोरी की तरह शेप में होते हैं, ओके। यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, एक बोल टाइप का शेप है, ओके, नगेट्स टाइप का, राइट। हर ब्लड ग्रुप का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। अब इस टेबल को पूरा समझने के लिए हम समझते हैं एंटीबॉडीज और एंटीजेंस। सो एंटीजेंस क्या होते हैं, सी मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन बेसिस पे ज़रूरी नहीं कि मैंने लिखा होगा, ओके। सो व्हाट आर एंटीजेंस, थिंक ऑफ एंटीजेंस एज लिटिल टैग्स और मार्कर ऑन द सरफेस ऑफ RBCs। अगर ये आपका RBC है तो इस पे एक छोटा सा टैग लगा होगा, इसे हम कहते हैं एंटीजन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आइडेंटिफिकेशन देना, ओके। इन ब्लड ग्रुप दीज टैग्स डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डू यू हैव, लाइक A, B, AB और O, ओके। सो अगर आपके इस स्पेसिफिक RBC रेड ब्लड सेल में एक यहाँ पे एंटीजन लगा हुआ है, ओके, इसका टाइप है A, एंटीजन A है आपके पास, है ना, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। सी यहाँ पे देखो, अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपके पास A एंटीजन होंगे, राइट। ब्लड ग्रुप B है तो B एंटीजन, ब्लड ग्रुप AB है तो बोथ A एंड B एंटीजन्स, और ब्लड ग्रुप O है तो एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ओके। सो बेसिकली एंटीजन मतलब कि आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है। देन एंटीबॉडीज, antibodies are like security guards in your blood. They float around in liquid part of your blood, okay, and look for anything that doesn't belong, like foreign antigens from someone else's blood. If they find wrong antigens, they attack them to protect your body. अब इस फोटो की मदद से हम समझते हैं, सपोज करो कि एक साइंटिफिक फैसिलिटी है, ओके, यहाँ पे बहुत कम लोग घुस सकते हैं, साइंटिस्ट ही घुस सकते हैं, वहाँ के मेंबर्स ही घुस सकते हैं। तो ये जो मेंबर्स क्या हो, इनकी अपनी आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी कार्ड होगी, ओके, कई तरह के सिक्योरिटी चेक होंगे, तो इन्हें हम कहेंगे क्या, एंटीजन। इनकी ये अपनी आइडेंटिटी है, दे आर व्हाट साइंटिस्ट्स उस साइंटिफिक फैसिलिटी में, राइट। अब ये क्या होगा, सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें हम कहेंगे एंटीबॉडीज। ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ओके। बेसिकली इस साइंटिफिक फैसिलिटी में साइंटिस्ट के अलावा और कोई घुस ना जाए, और अगर कोई घुस रहा है तो उसे अटैक करे, ओके, उसे कन्फ्रंट करे, ये काम होता है किसका, एंटीबॉडी का। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी हियर, राइट। एंटीजन आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका आधार कार्ड, और एंटीबॉडी होता है आपका सिक्योरिटी गार्ड, राइट। सी
यही कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में कि दे आर लाइक सिक्योरिटी गार्ड। कोई भी फॉरेन एंटीजन किसी दूसरे ब्लड का, सपोज आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और आपको बी का ब्लड चढ़ा दिया गया, ब्लड ग्रुप बी है, उसके पास बी एंटीजन होगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए तो फॉरेन एंटीजन हो गया ना, आपकी बॉडी में ए एंटीजन प्रेजेंट है, राइट। तो उस बी एंटीजन को अटैक करेगा व्हाट, आपकी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज। ओके, सो इफ दे फाइंड रॉन्ग एंटीजन दे अटैक देम टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स होगा ये, ठीक है। सो ये आपका टेबल हो गया। ओके, अब यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। सो अगर ग्रुप है तो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, ए एंटीजन। ग्रुप बी है तो बी एंटीजन। ए बी है तो ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ग्रुप ओ है तो एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर एंटीबॉडीज देखा जाए तो इसका कंप्लीट ऑपोजिट होगा, राइट। एंटीबॉडीज अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, राइट। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा, एंड देन ब्लड ग्रुप ए बी है तो एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है। अगर किसी बी वाले ने इसे ब्लड डोनेट किया तो ये अटैक थोड़ी कर देगा, ये अपने ही पार्ट, अपने ही कंपोनेंट को अटैक कर देगा ना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इस कारण जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इसके पास एंटीजन तो होता है, इसके पास अपनी अपना आधार कार्ड होता है, लेकिन इसके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन अगर हम ब्लड ग्रुप बी ओ की बात करें, ओके, अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, सो इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, इसके पास आधार कार्ड में ए या बी थोड़ी लिखेगा, ये तो ओ है ना, राइट। सो इसीलिए इसके पास दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ओके, सो ये हो गया आपका टेबल। अब कुछ कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे, हाउ ब्लड ग्रुप्स वर्क। सो अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास ए एंटीजन होगा, सेम उस टेबल का समरी है। ओके, आपके पास एंटीजन ए होगा, है ना, लेकिन आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी क्या, एंटी बी एंटीबॉडीज। ओके, सो अगर आपके बॉडी में गलती से ब्लड ग्रुप बी एंटर होता है, ओके, सो वो जो एंटीबॉडी बी है ये अटैक कर देगा उसे। ओके, if you have blood group B you have B antigens and anti-A antibodies. If you have blood group AB you have both A and B antigens, so you don't make anti-A और anti-B antibodies. क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना प्रोटेक्शन की। ओके, A हो या B हो वो दोनों उसी का हिस्सा बन जाएगा, राइट। If you have blood group O you have no antigens but you make both anti-A and anti-B bodies. भाई इसकी आइडेंटिटी ही नहीं है। ओके, इट्स आइडेंटिटी इज O, सो इसके लिए ए और बी तो दोनों फॉरेनर हो गए ना, तो ये दोनों को अटैक करेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा आर एच फैक्टर। दिस इज नोन एज रीसस फैक्टर। अगर आपकी आरबीसी में, आपके रेड ब्लड सेल में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो आप आर एच पॉजिटिव होगे, एब्सेंट है तो आर एच नेगेटिव होगे, सिंपल इज दैट, है ना। फॉर एग्जाम्पल समवन हैज़ ए प्लस ब्लड ग्रुप। अगर किसी का ए प्लस ब्लड ग्रुप है तो उसके पास ए एंटीजेंस है और आर एच एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर आप आर एच नेगेटिव हो तो आपके पास आर एच एंटीजन होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी ही नहीं है उसकी, है ना। सो योर बॉडी माइट मेक एंटी आर एच एंटीबॉडीज। अगर आप आर एच नेगेटिव हो तो अगर आर एच पॉजिटिव वाला कोई ब्लड घुस जाए तो वो उस पर रिएक्ट कर देगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे एंटी आर एच एंटीबॉडीज आपकी बॉडी क्रिएट कर चुकी होगी। ओके, देन इफ यू आर समवन विथ आर एच पॉजिटिव यू हैव आर एच एंटीजन, सो यू डोंट मेक एंटी आर एच एंटीबॉडीज। एंटी आर एच मतलब, एंटी आर एच बेसिकली कुछ नहीं होता, मतलब कि आर एच का एब्सेंस, ये यहाँ पे प्रेजेंस है तो ये आर एच पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसके लिए क्या एंटीबॉडी बनाओगे आप, है ना। सो अगर आर एच पॉजिटिव हो तो यू वोंट हैव एनी आर एच एंटीबॉडीज। ओके, देन अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ओके, सो अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है ना, तो डॉक्टर्स पहले क्या करते हैं, आपका ब्लड टाइप करेक्टली मैच करते हैं, है ना। इफ़ समवन विथ ब्लड ग्रुप ए गेट्स ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप बी, है ना, तो उनके बॉडी में इस जो रिसीवर है ना, उसके बॉडी में जो एंटी बी एंटीबॉडीज़ है वो अटैक कर देंगे, है ना।
तो एक तरह का बहुत डेंजरस रिएक्शन होगा। इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके पास एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, ना ए के, ना बी का, ना फिर आर एच का। ओके सो इसे कोई भी एंटीबॉडी अटैक नहीं करेगा, इसीलिए इसका जो ब्लड है वो कोई भी रिसीव कर सकता है, राइट। इसीलिए ओ नेगेटिव इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ऑन द कॉन्ट्ररी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रिसीवर, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास एंटीजन कौन से, ए है, बी है, आर एच है। सो नो एंटीबॉडीज टू अटैक ऑन एनी ब्लड टाइप, ये किसी पे अटैक नहीं करेगा। सो बेसिकली ये किसी से भी रिसीव कर सकता है ब्लड। ओके सो दिस वॉज द कंसेप्ट। अब जैसे कि हमने ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखा, ओके उसी तरह से एक नया ब्लड ग्रुप सिस्टम निकाला गया, खोजा गया था, विच इज MNSS सिस्टम। Unknown antigens were discovered by Landsteiner and Levine, hence named as M and N antigens. जब आपके बॉडी में N एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो आपका ब्लड टाइप क्या होगा, M। N एंटीजन है तो ब्लड टाइप N, सिंपल, जैसे कि ABO में हमने देखा था, ABO ब्लड टाइप में, राइट। M and N blood type do not have any natural antibody. Okay. Another antigen was discovered by Sanger and Reyes, hence named as S antigen. Now S antigen occurs within see, जिस भी इंडिविजुअल के पास MN ब्लड टाइप होगा, M या N नहीं, बोथ MN ब्लड टाइप, उसके अंदर ये S एंटीजन पाया जाता है। ओके अ नेचुरल एंटीबॉडी इज फाउंड फॉर S, एंटीजेंस आर कैपिटल S एंड स्मॉल s। 3 ब्लड टाइप, अब इससे क्या ब्लड टाइप की क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये होगा कैपिटल S कैपिटल S कैपिटल S स्मॉल s स्मॉल s स्मॉल s। ओके सो अब हम MNSS सिस्टम को समझते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम टेबल समझते हैं। सी जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कि आपके पास कौन कौन से एलील प्रेजेंट है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, जो ट्रेड्स यहाँ पे मिले हैं, ये एक ट्रेड कहाँ से आएगा, फादर से, और ये दूसरा ट्रेड कहाँ से आएगा, मदर से आएगा, राइट। फेनोटाइप मतलब कि फिजिकली क्या प्रेजेंट होता है, फिजिकली क्या उभर के आ रहा है, कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है, तभी तो बाहर आएगा ना। कि जीनोटाइप फेनोटाइप में हमने शुरुआती लेक्चर्स में काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। ओके सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जीनोटाइप डिफरेंट होंगे, है ना, फेनोटाइप क्या होगा, राइट। सो अगर M है तो M एक इनहेरिट किया इसने मॉम से और एक M फ्रॉम डैड, है ना, तो इसमें सिर्फ M एंटीजेंस ही प्रेजेंट होंगे। ओके यू हैव 2 M जीन्स, है ना, सो ओनली M एंटीजेंस शो अप एंड नो N एंटीजन। भाई M है तो आइडेंटिटी M है तो एंटीजन M ही होगा, N कहाँ से आ जाएगा, राइट। MN है तो इसके पास दोनों एंटीजेंस होंगे, NN है तो सिर्फ N एंटीजन प्रेजेंट होगा। ओके दोनों जीनोटाइप में एक इनहेरिट करता है मदर से और एक इनहेरिट करेगा किससे, फादर से। ओके सेम गोज विद SS ब्लड सिस्टम, जीनोटाइप कैपिटल S स्मॉल s, है ना, S फ्रॉम मॉम S फ्रॉम डैड, S प्लस एंटीजेंस ओनली, कैपिटल S, है ना, नो स्मॉल s एंटीजेंस। कैपिटल S स्मॉल s, यहाँ पे दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, स्मॉल s यहाँ पे सिर्फ स्मॉल s के प्रेजेंट होंगे, कैपिटल S का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके अब हम इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, MNSS, दिस इज द टेबल हियर। ओके यहाँ पे MMSS, ये कॉम्बिनेशन होंगे अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप के। ओके सो यहाँ पे किस तरह के एंटीजन प्रेजेंट होंगे, कैपिटल M और कैपिटल S, और कोई N और S तो एब्सेंट है ना, N और स्मॉल s। देन MNSS, यहाँ पे सारे के सारे एंटीजन प्रेजेंट हैं, ऑल 4 एंटीजन विल बी प्रेजेंट। NNSS, N और स्मॉल s का एंटीजन प्रेजेंट होगा। कैपिटल M कैपिटल SS एंड स्मॉल s, यहाँ पे M एंटीजन होगा, कैपिटल S होगा और स्मॉल एंटीजन प्रेजेंट होगा, N यहाँ पे एब्सेंट होगा। अगेन MN स्मॉल s, M भी प्रेजेंट होगा, N भी प्रेजेंट होगा और स्मॉल s होगा, कैपिटल S यहाँ पे एब्सेंट होगा। एकदम सिंपल है, जो भी यहाँ पे जीनोटाइप में प्रेजेंट होगा उस सब के यहाँ पे एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। ओके सो दिस वाज MNSS ब्लड सिस्टम। अब हम समझते हैं दी RH सिस्टम, जेनेटिक हेट्रोजेनिटी ऑफ RH एंटीजन। ओके फिर से एक बार RH सिस्टम देखेंगे।
सो लैंडस्टीनर एंड वीनर डिस्कवर्ड आरएच फैक्टर इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ रीसस मंकी. ये किसी मंकी से इन्होंने खोजा था आरएच फैक्टर को. ओके, जिनके पास आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है दे आर आरएच पॉजिटिव, जिनके पास नहीं होता वो आरएच नेगेटिव. आरएच सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एबीओ ब्लड सिस्टम. सी हमने देखा था ए है, बी है, ए बी एंड ओ. तो जो रीसस फैक्टर होता है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये इनसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है या फिर एमएनएसएस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है. ओके, ना आरएच पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर इन डिफरेंट पॉपुलेशन हैव रेशियल सिग्निफिकेंस. आप एशियन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, है ना, मंगोलियन हो, फिलिपिन हो, साउथ ईस्ट एशियन से हो. ओके, सो ये जो रेशियल रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है आरएच इन द रीसस फैक्टर में. एग्जाम्पल है, आरएच नेगेटिव फैक्टर इज वेरी रेयर अमंग मोंगोलॉइड्स, जो मंगोल है. ओके, चाइना के ऊपर वाला देश. सो वहाँ पे जो आरएच फैक्टर नेगेटिव फैक्टर है वो बहुत ही रेयर है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हाई कहाँ हो जाती है? गोरों में. गोरे मतलब कि जो वेस्ट में है, यूरोप में है, राइट. A severe hemolytic disease such as erythroblastosis fetalis, a condition occurring at birth. अब हम इस फिनोमेना को समझते हैं, जो कि किसके बीच होता है? एक प्रेग्नेंट लेडी है ना, एक प्रेग्नेंट मदर, एक्सपेक्टिंग मदर, और उसके पेट में जो एक प्रेजेंट बेबी है उसके बीच यहाँ पे वो रिएक्शन होगा. इसे हम कहेंगे क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. इस इमेज से हम समझते हैं. सो एक कपल है. ओके, फादर है आरएच पॉजिटिव, है ना, मदर है आरएच नेगेटिव. सो बेसिकली जब ये कंसीव करते हैं, ओके, सो जो फादर का आरएच पॉजिटिव ये बेबी इनहेरिट करता है ना. सो इससे क्या होता है, जब ये लेडी इस बच्चे को डिलीवर करेंगी, ओके, तो डिलीवरी करते समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है. किसका? माँ का और बच्चे का. ओके, वो ब्लड मिल जाता है. तो उससे क्या होगा? आरएच पॉजिटिव जो है मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगी, राइट. सो इससे क्या होगा? इनकी आरएच नेगेटिव है ना. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय क्या होगा कि इनकी जो बॉडी है ये आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगी. अब ये एंटीबॉडी इनके ब्लड में घूम रहा है. ओके, देन द बेबी इज सेफली डिलीवर्ड, नो प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे इनका ये जो एंटीबॉडी आरएच पॉजिटिव यहाँ पे बन चुका है. अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इट विल बी ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी. दिस इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी हियर. ओके, सो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है? जब इनकी इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है कि बेबी इज अगेन आरएच पॉजिटिव, सो जो एंटीबॉडी बना था है ना आरएच पॉजिटिव के लिए, तो इनका एंटीबॉडी इस बेबी के ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा प्लेसेंटा के थ्रू और इस बेबी के आरबीसीज को अटैक करेगा. उसका रिजल्ट ये होगा कि बेबी की बेसिकली डेथ हो जाएगी. एक बहुत ही वायलेंट ब्लड रिएक्शन होगा. ओके, सो उसके कारण बेबी सर्वाइव करना मुश्किल है. ओके, so this is known as erythroblastosis fetalis. This occurs during the second pregnancy, mind you. फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका बना एंटीबॉडी, एक्सपोजर मिल गया ना, जो पॉजिटिव फैक्टर है इससे आरएच नेगेटिव मदर को क्या एक्सपोजर मिल गया, एक तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो डिलीवरी के समय, राइट. सो प्रॉब्लम आती है सेकेंड प्रेगनेंसी में. आज के डेट में इसका सोल्यूशन है इस तरह के जो एंटीबॉडी ने सप्रेस करने के इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं. So it is not that fatal today, okay, it is not that deadly today. So but this condition आपको पता होना चाहिए because of RH factor किस तरह की condition हो सकती है एक मदर और बेबी में. okay, so next we move on to our third technique, that is ABO selection. अब यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे. हीमोग्लोबिन एज बायोमार्कर. ओके, सो सी जो HB होता है हीमोग्लोबिन, इसके म्यूटेशन कई समय से म्यूटेशन होते होते इसमें कई वेरिएंट्स आ गए हैं HB में. एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो वेरिएंट्स होते हैं वो HBA और HBA2 होते हैं. ओके, म्यूटेशंस इन HB प्रोटीन कॉज वेरिएंट्स लाइक HBS, HBE, HBC, अल्फा एंड बीटा हीमोग्लोबिन. ओके, सबसे पहला है हमारा HBS विच कॉजेज सिकल सेल एनीमिया. बेसिकली जो आपका RBC होता है ना, वो इस तरह का बोल शेप का जो नहीं होके वो इस तरह के सिकल शेप में होता है. ओके, इसे हम कहेंगे व्हाट? सिकल सेल एनीमिया.
राइट. इस ये इट कॉजेस एनीमिया, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी होना, राइट. सो इट इज़ अ मॉलिकुलर डिजीज. ओके, इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ abnormal हीमोग्लोबिन. ओके, ये क्लियर है. This HbS is in sickle shape, elongated in form. Clear है. This abnormal shape of Hb does not allow proper binding of oxygen during. सी जब रेस्पिरेट करते हो आप, है ना, तो ऑक्सीजन आपके ब्लड स्ट्रीम, ब्लड जो Hb होता है, हीमोग्लोबिन, इससे बाइंड करता है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है और जो सेल्स होता है वहाँ पे पहुँचाता है ना. फिर उसके बाद जब सेल का फंक्शन कर लिया, ऑक्सीजन प्रोसेस कर लिया, तो वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बाई प्रोडक्ट, है ना. सेम CO2 बाइंड करता है किससे, हीमोग्लोबिन से, और अगेन वो हीमोग्लोबिन बाइंड करके आता है कहाँ, हमारे माउथ से, फिर हम उसे एक्सेल करते हैं. ये जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के थ्रू, कहाँ होता है, लंग्स में होता है ये. ओके, सो अगर आपको एनीमिया है तो जैसे कुछ लोग को चक्कर वगैरह आता है, वो इसी कारण से आता है, प्रॉपर ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच नहीं पाता उनके बॉडी सेल्स में, ब्रेन में. ओके, सो दिस वॉज अबाउट abnormal शेप ऑफ HB, है ना. दिस डिजीज कैन बी माइल्ड सिवियर डिपेंडिंग अपॉन द जेनोटाइप. अब हमने सिकल सेल एनीमिया का जेनोटाइप बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार और बता दूं. जेनोटाइप मतलब कि जो 2 एलेल्स होते हैं, है ना. जीन मतलब कि किसी स्पेसिफिक ट्रेड को डिफाइन करता है ना. एलेल मतलब कि जीन का वेरिएंट, है ना. अब यहाँ पे देखो, कैपिटल ए मतलब कि ये नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल, एकदम हेल्दी इंडिविजुअल्स, इसके पास कोई सिकल सेल डिजीज नहीं है. कैपिटल ए स्मॉल ए, इसे हम कहेंगे क्या, हेट्रोजाइगस. ओके, ये रेजिस्टेंट टू, अभी मलेरिया क्या, इसका क्या फंक्शन है, क्या इंटरेक्शन है बिटवीन HbS एंड मलेरिया, ये हम अभी आगे देखेंगे. ओके, सो रेजिस्टेंट टू मलेरिया एंड ओनली माइल्ड सिकल सेल डिजीज. यहाँ पे इसके सिम्टम बहुत ही माइल्ड होंगे, ये डेडली नहीं होगा. ओके, अब ये आता है हमारा होमोजाइगस. ये इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन तो दूर की बात है, ये इंडिविजुअल फिर ही कांट सर्वाइव. ओके, रेजिस्टेंट टू मलेरिया बट हैज़ फेटल सिकल सेल एनीमिया. इसके जो सिम्टम्स होंगे सिवियर होंगे. ओके, सो ये 3 तरह के जेनोटाइप्स है यहाँ पे. सो जो सिम्टम है वो इस जेनोटाइप के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, ये कह रहा है इस सेंटेंस में, है ना. विथ सिवियरेस्ट, सबसे ज़्यादा सिवियर किस में होगा, होमोजाइगस जेनोटाइप में, HbS में, जो कि ये स्मॉल ए में होगा. ओके, होमोजाइगस में, राइट. वाइल माइल्ड सिम्टम्स इज इन हेट्रोजेनस जेनोटाइप HbA एंड HbS. ये कैपिटल ए स्मॉल ए. सी यहाँ पे सी HbA HbS मतलब कि एक ये नॉर्मल है एलेल और एक जो है सिकल सेल वाला है ना. तो अगर आप इमेज में देखोगे, सो कुछ यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है ना, दे आर नॉर्मल शेप, राइट, और कुछ यहाँ पे सिकल शेप के हैं. सो इसे हम कहेंगे क्या, हेट्रोजाइगस. इसके सिम्टम माइल्ड होते हैं, राइट. अमंग द एलेल्स HbS इज रिसेसिव. सी, अब HbS ये जो हीमोग्लोबिन म्यूटेशन के थ्रू बना है, ये इसका एक नेचर होता है कि रिसेसिव है. हमारा जो HbA है जो नॉर्मल होता है, ये डोमिनेंट होता है. ओके, और HbS जो होता है ये रिसेसिव होता है. सो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में है तो ये डोमिनेट करेगा. इसी कारण से ये जो हेट्रोजाइगस होता है इसके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं. ओके, नाउ HbS इज प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल पॉपुलेशन. ये सिकल सेल एनीमिया सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कहाँ होता है, ट्रॉपिकल एरिया में, अफ्रीका, इंडिया, है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में उसके बीच में लोकेटेड होते हैं. ओके, इट्स प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड अमंग पॉपुलेशन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, अब हम मलेरिया से इसका रिलेशन समझते हैं क्या है. मलेरिया एंड HbS, इंडिविजुअल विथ हेट्रोजाइगस HbS एलेल्स हैव एडवांटेज ओवर द, बेसिकली कह रहा है कि जो हेट्रोजाइगस होते हैं, ये बीच वाला है ना, इनके पास एक एडवांटेज होता है ओवर व्हाट, द डिजीज ऑफ मलेरिया कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स विद जेनोटाइप HbA. सो अब हम इसे डिस्कस करते हैं. ओके, सो एक पैरासाइट होता है, उसका नाम होता है क्या, प्लाज्मोडियम. ये पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिजीज़ ऑफ मलेरिया. सो मलेरिया डिजीज़ कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, ऐसे देश जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होते हैं,
वहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है और वो एक आइडियल एनवायरनमेंट बनाता है मस्कीटो ब्रीडिंग के लिए। सो यहाँ पे हम लाइफ साइकिल समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। सो ये पहला मस्कीटो है, ओके। इस मस्कीटो ने ह्यूमन को बाइट किया, ओके। अब इसने क्या रिलीज़ किया? इंजेक्ट स्पोरोजोइड्स वाया बाइट। अब ये कुछ इस तरह के कैरियर्स या एग्स होंगे, ओके। ये स्पोर्स हो गए, हम इसे स्पोर्स समझते हैं, राइट। अब ये स्पोर्स ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट हुए, ओके। ये ट्रैवल करते हुए क्या? एंटर लीवर, है ना, और यहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं, राइट। इनफैक्ट व्हाट? हेपेटोसाइट्स, दीज आर द सेल्स इनसाइड द लिवर, ओके। इसके बाद यहाँ पे इन्फेक्ट करने के बाद इनका रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, राइट, सिंपल सेल डिवीजन। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे लिवर सेल यहाँ पे रप्चर हो गए एंड देन मीरोजॉइड्स, एक तरह का इंटरमीडिएट स्टेज होता है, ये यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ओके। एज यू कैन सी इस सर्कल के अंदर एक सर्कल है, ओके। सो ये तुम्हारे क्या? ये आरबीसीज होंगे, राइट। ये जो रेड कलर का, दिस इज आरबीसी, राइट। सो यहाँ पे अगेन कुछ प्रोसेस हो रहा है, राइट। अगेन एक दूसरा मच्छर आता है, उस ह्यूमन को बाइट करता है। सो अब क्या करेगा? ये जो मैच्योर जो ये साइकिल गया, वो पैरासाइट है ना, उसको ये इंजेस्ट कर लेता है, ये वाला मस्कीटो, ओके। फिर ये जाके दूसरों को काटना शुरू करता है। तो इस तरह से क्या होता है? मलेरिया फैलना शुरू होता है। ये एक मैच्योर, जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, ये जो पोर्स इसके रप्चर हो चुके हैं, राइट। सो इन्हें ये मस्कीटो इंजेस्ट कर लेता है। ट्रांसमिशन टू मस्कीटो इंजेस्ट गैमेटोसाइट्स वाया बाइट, है ना। अब ये जो गैमेटोसाइट है जाके मेट करेंगे इस मच्छर के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर, राइट। देन माइग्रेट्स थ्रू मिजेट वॉल फ्रॉम ओसाइट्स, बेसिकली यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। देन दे विल डबल इन साइड। अगेन ये मच्छर फिर से जाके किसी ह्यूमन को बाइट करता है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, ओके। एकदम रफली समझा जाए तो। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है HbA और HbS का, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सी HbA को इन्फेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन HbA को इन्फेक्ट करना मुश्किल, क्योंकि ये सिकल शेप का होता है ना, और एक सिंपल बोल शेप का होता है, राइट। सो यहाँ पे जब मलेरिया को हमें रेजिस्ट करना है, तो HbA जो है, जो कि नॉर्मली डोमिनेंट होता है, ये अब हमारा रिसेसिव हो जाएगा, और HbS जो कि नॉर्मली रिसेसिव होता है, वो यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा। सो ये एडवांटेज होता है क्या? HbA HbS जेनोटाइप का, मतलब कि हेट्रोजाइगस एलेल्स का ओवर व्हाट? मलेरिया, ओके। So this was the life cycle of malaria and how this heterozygous has advantage over the disease of malaria compared to what a normal human being with HbA genotype, okay. Next we discuss HbE. HbE एक तरह का again एक hemoglobin होता है. It is widely distributed biochemical marker in human blood फाउंड थ्रू आउट इंडोनेशियन आर्चिपेलागो, ओके। इन जो इंडोनेशिया है, ओके, वो जो पूरा आइलैंड ग्रुप है, वहाँ पे पाया जाता है। देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वहाँ के पॉपुलेशन में पाया जाता है, ओके। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन पॉपुलेशन में भी कॉमन है, ओके। देन कम्स HPC। अगेन यहाँ पे जो हेट्रोजाइगोट्स है, यहाँ पे एसिम्टोमेटिक होंगे, ओके। देन होमोजाइगोट्स आर यूजुअली एसिम्टोमेटिक बट मे डेवलप एब्डोमिनल जॉइंट पेन, जॉन्डिस, हेमोरेजिक निमोनिया एंड मॉडरेट एनीमिया। ये कुछ तरह के सिम्टम्स होंगे किसमें? होमोजाइगोट्स में, ओके। सी होमोजाइगोट्स हमेशा डिसएडवांटेज में ही रहते हैं। ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लंबे समय तक ये जी ही नहीं पाते, राइट। क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन ही खराब है, तो यहाँ पे सर्वाइवल दाव पे लगा है, तो फिर आगे लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। नाउ HPC इज फाउंड इन पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। सी ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का डिसऑर्डर होता है ये, ओके। इसका जो प्रेजेंस है, ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस है, इसे डिस्टर्ब करता है बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट? एबनॉर्मलिटीज, ओके। ये दो टाइप का होता है, बीटा एंड अल्फा थैलेसीमिया, है ना। इट इज कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन एनीमिया बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट ऑकरेंस इन ग्रीस, इटली एंड कंट्रीज विच शोर द मेडिटेरेनियन सी। जो यूरोपियन एरिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा
कॉमन होता है. देन थैलेसीमिया मेजर इज ए सिवियर हेमोलिटिक एनीमिया. RBCs are destroyed. Thalassemia minor causes mild anemia. ओके, सो यहाँ पे जो खुद की RBCs है वहीं पे अटैक होता है, दैट इज थैलेसीमिया हियर. ओके, सो थैलेसीमिया में भी दो टाइप के होंगे, मेजर जिसके सिवियर एनीमिया होगा, है ना, और माइनर जिसकी माइल्ड एनीमिया होगी. ओके, देन सी ये हमारा था बायोमार्कर इन ब्लड. अब हम देखेंगे बायोमार्कर इन एंजाइम्स. सो हमने जो G6PD मैंने मेंशन किया था ये हम इससे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज G6PD. ओके, इट्स अ रेड सेल एंजाइम विच नॉर्मली मेटाबोलाइजेज ग्लूकोज इन दी RBCs. RBC के अंदर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है. ओके, जब इंडिविजुअल्स में इसकी डेफिशिएंसी होती है ना, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, G6PD डेफिशिएंसी. ओके, ऐसे इंडिविजुअल्स को जब ये मलेरिया से इन्फेक्ट होते हैं और मलेरिया के लिए एंटी मलेरिया जब हम इनको ड्रग्स देते हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो इन्हें बहुत ही सिवियर हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है. ओके, ब्लड की कमी, क्योंकि यहाँ पे RBC इनके डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं. ओके, देन such individuals are found in Africa, Southeast Asia, Burma and India. Okay, G6PD deficiency is inherited. हमने X लिंक ट्रेट पढ़ा था, है ना, तो उसमें ये एग्जाम्पल उसमें वी कैन राइट इट. ओके, इट इज एन X लिंक्ड ट्रेट. ओके, homozygous females are clearly deficient but heterozygous females show different degree of deficiency or none at all. See, जैसे कि मैंने बताया कि होमोजाइगस जो होते हैं वो हमेशा डिसएडवांटेज में ही रहते हैं. ओके, लेकिन जो हेट्रोजाइगस फीमेल्स होंगी इसमें G6PD डिफिशिएंट वाली, है ना, इसमें अलग अलग डिग्री की सिम्टम्स दिखाएंगे. ओके, या तो डेफिशिएंसी होगी इसकी G6PD की या फिर नहीं होगी. ओके, तो अलग अलग डिग्री पे डिपेंड करता है, राइट. So this was biomarker in enzyme known as G6PD, glucose 6-phosphate dehydrogenase. Okay. Next is biomarker in plasma. अब इसमें आता है हमारा हेप्टोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन एंड देन एल्बुमिन. ओके, दीज आर द 3 points here. So this was the topic of biochemical methods of genetic analysis. इसमें हमने इस क्वेश्चन के बेसिस पे जेनेटिक मार्कर के बेसिस पे हमने यहाँ से लेके सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. टिल देन बाय एंड थैंक यू.